हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपके अपने छोटे से चैनल दीपक क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑसिलेशन एंड वेव के जो हमारे क्वेश्चन हैं और जो कहाँ पे आए हुए हैं आपके जेई में आए हुए हैं 2023 में। जैसे कि आपको पता होगा बच्चों, हम जेई नीट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, थ्योरी डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का हम बहुत जल्दी जवाब देंगे। आपको थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को, अगर आप ड्रॉपर हैं, अगर आप जेई वाले हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, स्टार्टिंग में मेंस एडवांस की कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम कर रहे हैं, जिसको भी नीट को टारगेट कर रहे हैं, आपके लिए एक ही मैं सजेशन दूंगा बच्चों, खूब क्वेश्चन करिए। अगर आप कोई चैप्टर करते हैं, जैसे आपने एक चैप्टर किया, यही कर लिया, जैसे ऑसिलेशन एंड वेव कर लिया, सबसे पहले आप थ्योरी करिए बहुत प्यार से, जहाँ से करते हैं, जैसे करते हैं, जो चैनल से करते हैं। चैनल मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका सिलेक्शन। तो जहाँ से भी करते हैं आप, या हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी थ्योरी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिए, सबसे पहले इस बार 2023 में ऐसा देखा गया, सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाए गए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन थर्मो में भी थे, और अभी तो हमने क्लास 11th लगभग ख़त्म कर दी है, ठीक है। तो उसमें मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन, उस समय भी मैंने डिस्कस किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी से, तो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हमारे मॉड्यूल में नहीं थे, ये नहीं थे। मॉड्यूल आपको तब करना है जब आपने एनसीईआरटी करी हो। अब एनसीईआरटी नहीं करी है तो क्या फ़ायदा ना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सही गाइडेंस के साथ उसको फॉलो करिए बच्चों, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी पड़ेगी, एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा उसका, ठीक है। उसके बाद आप पीवाईक्यू देखिए कि पीवाईक्यू का पैटर्न कैसा है, ठीक है। थोड़ा एनालिसिस कीजिए, थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन भी आपका स्मार्टली होगा, समझ रहे हैं। चलिए, ज़्यादा फालतू बात ना करते हुए, मोटिवेशन आपको मिल जाएगा हर चैनल में, थोड़ा मैं आपको गाइड कर रहा था। उसके बाद आप क्वेश्चन करिए। तो क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं कि आपने किताब उठाई कोई सी और आप धड़ाधड़ करने लग गए। आप एस सी वर्मा कीजिए, डी सी पांडे कीजिए, कोई भी किताब कीजिए, किताबें सारी अच्छी होती हैं, आपको उसको अच्छे से करना पड़ेगा। और अगर एस सी वर्मा में वो वाला हमारा क्वेश्चन है, कोई भी वॉल्यूम उठा लो, आप देखो कि इस वॉल्यूम से रिलेटेड हमसे क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। या आपके जे में कोई क्वेश्चन आया है तो आप सोचिए कि इस क्वेश्चन के अलावा हमें और क्या पूछा जा सकता है। और यही जिस दिन अप्रोच आ जाएगी ना आप में, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो चार स्टेटमेंट दिए हैं, कह रहे हैं कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स ये होता है, और एक्सलेशन की वैल्यू जो आती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आती है। अगर आपको ए माइनस एक्स डिस्प्लेसमेंट के अपोज कर रहा है तो आप उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन लीनियर कह सकते हैं। वहीं अगर यहाँ पर अल्फ़ा एंगुलर एक्सलेशन आ गया और यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो उसको फिर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली, ये जो फोर्स है बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स है, कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, देखो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो ए तो भैया हमारा सही है। एक्सलेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन, देखो माइनस आया है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, देखो वेलोसिटी जो होती है किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो ये होती है। अब मीन पोजीशन का मतलब है x इक्वल टू जीरो, तो x से जीरो पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाएगी। और जीरो कहाँ पे होगी, जब हम एक्सट्रीम पे देखेंगे, तो C भी सही है। एक्सलेशन इज मिनिमम एट एक्सट्रीम, देखो एक्सलेशन अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन में देखो तो कितना आ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सलेशन क्या कह रहा है, मिनिमम होती है, जो कि गलत है, नहीं, क्योंकि एक्सलेशन मीन पोजीशन पे जीरो होगी ना। मीन पोजीशन अगर आप रखोगे x इक्वल टू जीरो रखना पड़ता है मीन के लिए, और x इक्वल टू प्लस माइनस a रखना पड़ेगा एक्सट्रीम के लिए। तो a सही है, b सही है, c सही है, तो भैया ये वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि एक पार्टिकल हैं हमारे जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस, जिसका एम्पलीट्यूड दिया है आपको a।
आगे करें डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो कितनी होगी कह रहे हैं। देखो सबसे पहले तो आपको पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब वही बात रही काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा लीजिए आप। काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी के को लिख लेते हैं हाफ और वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी भैया आप देखो कंडीशन, देखो कंडीशन क्या कह रहा है कि डिस्टेंस बताओ जब ये दोनों बराबर होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कब होगी, जब एक्स हमारा क्या होगा a/√2। ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ये ऐसे लिखा है, ठीक है, a/√2 और ये लिखा है √2a, ठीक है, और ये लिखा है 1/2a। तो ये इन दोनों को इक्वेट करोगे अगर आप तो आंसर निकल के आ जाएगा x = a/√2 पे हमारी काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होती है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है जेई के हिसाब से। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें जनरली ये ग्राफ का क्वेश्चन है तो मैंने ग्राफ नहीं बनाए हैं। आपको 4 ग्राफ दिए हैं, अगर आपको बताऊं, ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, ये तीसरा ग्राफ है और ये आपका चौथा ग्राफ है। इसमें यहाँ पर एनर्जी है और यहाँ पर डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। सब में वाई एक्सिस में एनर्जी है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। तो इस ग्राफ में आपको बताना है कि कौन सा जो ग्राफ है टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को दिखाता है। और ग्राफ कैसे बनाए थे बच्चों वो भी बता देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ये इसी से मैं ड्रॉ कर लेंगे, तो ड्रॉ नहीं किए थे। -a से a है ये वाला, और दूसरा हमारा ऐसे है, अगेन वही -a से a है, और ये वाला हमारा ऐसे है, और लास्ट वाला जो है हमारा वो उन्होंने ऐसे बना रखा है। तो आपसे कह रहे हैं इस ग्राफ में क्या बताना है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम वर्सेस डिस्टेंस बताना है। तो इस ग्राफ में आप देखेंगे टोटल एनर्जी, अगर आप देखें टोटल एनर्जी डिफरेंस का बताना है, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। देखो कितने चालाक है ना, टोटल एनर्जी कितना होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाना है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता ही होगा काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो आपका बी वाला हो जाएगा। और वैसे भी आपको ये अगर ये पता लग गया ना काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बताना है, तो आप एक्सट्रीम पोजीशन रख के देख लो। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो इसी केस में जो मीन पोजीशन है इसमें ये मैक्सिमम है, और एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगी 0, ठीक है। और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक। ये वाला पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला, ठीक है। अब इसने काइनेटिक पूछा था, अगर यहीं पर क्वेश्चन टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी हो जाता तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये वाला होता। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि पार्टिकल है जो आपका एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशंस, और कह रहा है रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। देखो बहुत सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो रेशियो निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को U लिख लेते हैं और काइनेटिक काइनेटिक को K लिख लेते हैं। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में आप कर लीजिए बच्चों हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप करना ही क्या है बताइए, पूछा क्या है, व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। तो एक्स की वैल्यू आपसे कह रहे हैं कि a/2 होगी तो क्या होगा, ठीक है। तो a/2 रख दीजिए, तो a/2 का स्क्वायर, यहाँ a/2 माइनस करेंगे तो 1/3 आंसर आ जाएगा, 1:3। तो कितने सरल क्वेश्चन देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ फॉर्मूला रिवीजन करिए। जितने ज़्यादा फॉर्मूला रिवीजन करोगे, हमारे चैनल पे आपको इलेक्ट्रोस्टैट कैपेसिटेंस मतलब पहली बुक का तो तैयार है फॉर्मूला रिवीजन, आप उसको भी देख सकते हैं। नहीं तो आप कहीं से भी देखिए, खुद से बनाइए, ज़्यादा बेटर है। हमारी उससे देखोगे तो आपको थोड़ा टाइम आपका बच जाएगा। तो आपसे कह रहे हैं कि ये ग्राफ दिए हुए हैं काइनेटिक एनर्जी का, और एसएचएम में कोई बॉडी है मीन पोजीशन से, तो पूछ रहे हैं कि कौन सा ग्राफ हमारा पॉसिबल है भैया, ठीक है। तो ये 4 ग्राफ दिए हैं, अब आप सोचिए कौन सा इसमें पॉसिबल होगा। ये सब काइनेटिक एनर्जी हैं और फोर्थ वाला ग्राफ आपका ऐसे है।
पैराबोलिक टाइप। तो देखो ग्राफ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने एनसीईआरटी ग्राफ और ग्राफ से आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अभी भी आप देखो, आपने पीछे वाला क्वेश्चन किया था एक ये वाला, इसमें आपका काइनेटिक एनर्जी ये आया था। तो आप इसको ध्यान से देखिए, इन्होंने आधा पूछा है इस बार, तो आधे में कौन सा होगा, ये वाला होना चाहिए। ख़त्म क्वेश्चन। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि एक पीरियोडिक मोशन है आपका, जो कि ऐसे दिया हुआ है y इक्वल टू दिस दिस दिस। कह रहे हैं एम्पलीट्यूड क्या होगा। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो देखो होता क्या है, जब भी आपका a साइन ओमेगा टी और b कॉस ओमेगा टी करके कोई भी फंक्शन है, आप इसका अगर एम्पलीट्यूड निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, इसको √2 से डिवाइड कर दोगे दोनों को, और √2 का इंटू कर दोगे। अब जो 1/√2 है बच्चों, वो होता है आपका cos π/4। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, a बाहर निकाल लो, √2, अच्छा a तो नहीं निकलेगा बाहर, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ तो 1 है ना, चलो 1 से करो इसको पहले, यहाँ तो 1 है, 1, यहाँ भी 1 है, तो ये हो जाएगा आपका cos π/4 कर लीजिए, और साइन ओमेगा टी है, और ऐसे ही इसको आप साइन की टर्म में कर लीजिए, साइन π/4 और अपॉन में cos ओमेगा टी। और ये cos आप ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो साइन ओमेगा टी प्लस π/4 हो जाएगा, और √2 आपका बाहर से आ जाएगा जिसका आपने इंटू किया था। तो जब भी आपके ऐसे सुपरपोजिशन होगा, आपको एक फंक्शन बनाना है, उस एक फंक्शन से वैल्यू निकलेगी। तो आंसर तो इसका √2 हो गया। लेकिन मैं आपको फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, अगर कोई फंक्शन ऐसे दिया है a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, तो आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। और वहीं अगर फेज पूछा जाएगा तो tan फाई जो होगा, फेज जो इनके बीच होगा, वो b/a होगा। ये बात आप ध्यान रखना, ये कई बार आपसे एज इट इज़ रिपीट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और जिसका मास आपको दिया है 5 kg, और इसको अटैच किया है हॉरिजॉन्टल स्पाइरल स्प्रिंग से। एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशंस, SHM दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है, टाइम पीरियड दिया है। तो कह रहा है मैक्सिमम फोर्स कितना होगा। तो आपको ये पता होगा कि फोर्स तो हम ऐसे निकालेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास हमें दिया है 5 किलो। अब बात है एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, सिंपल हार्मोनिक में इन्होंने मैक्सिमम लिख दिया, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, ओमेगा ए, क्योंकि होता क्या है, ओमेगा √a-x करके आप जब देखोगे तो मैक्सिमम, सॉरी मैं वेलोसिटी बताने लग गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a = -ω²x, और एक्सट्रीम कंडीशन पे आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो ये हो गया। अब यहाँ से आप देखिए, आपको टाइम पीरियड दिया है ना, तो t = क्या होता है, 2π/ω होता है। तो बस फॉर्मूले का ही तो खेल है, इन क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, ओमेगा निकल के आ जाएगा। ओमेगा हो जाएगा 2π/t, और t की वैल्यू है 3.14। 3.14 मतलब पाई से पाई कट गया, ओमेगा कितना निकल के आ गया, 2 आ गया। तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, और ये जो x है ना बच्चों, x इसने कितना दिया था, 1, और मैग्नीट्यूड लेना है हमें, ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि माइनस तो अपोजिंग नेचर की वजह से आया है, तो ये 4 हो गया। तो आप 5 × 4 कितना हो जाएगा, 5 × 4 हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन आसान था अगर आपको फॉर्मूला आता है तो। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, और कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो SHM दे रहा है, और एम्पलीट्यूड a है अलोंग x एक्सिस, t0 पे इसकी पोजीशन आपकी है a/2, ये a/2 है, और कह रहे हैं इट मूव अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन टाइम x = a इतना है, तो डेल्टा की वैल्यू हमारी निकालो। तो सिंपल सी बात है, आपको x जो दिया है उसको देखिए पहले, a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा हो जाएगा। अब आप देखिए, आपसे कह रहे हैं कि मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, तो इसकी डेल्टा की वैल्यू निकालो। देखिए जब पार्टिकल मूव करेगा पॉजिटिव x एक्सिस में, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो भी इंक्रीज होगी, 0 से बड़ी होगी, और कितनी हो जाएगी, अगर आप ध्यान से देखें v dx/dt कर लीजिए, 0 से बड़ी होगी। अब देखिए आप
T0 पुट करें, ठीक, और T0 कहाँ पर है, जब वो कह रहा है कि T0 है अलोंग एक्स एक्सिस में। उसके बाद पूछा कहाँ पर है, पोजीशन a/2, तो यहाँ पर a/2 रख दीजिए एक्स की जगह पे, तो ये कितना आ जाएगा a/2 साइन, ठीक, और इनिशियल कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू 0 प्लस डेल्टा। इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे कट गया, साइन डेल्टा हाफ हो गया और हाफ की वैल्यू हो गई π/6, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इन टाइम t कितना होगा, क्लियर है यहाँ तक। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया T0 को और x को a/2, क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि T0 पे क्या था हमारा, पोजीशन जो है वो a/2 दिखा रहा है, फिर ना जब a/2 दिखा रहा है तो हमने T0 रख दिया वहाँ पे, ठीक है। और वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, वैसे वेलोसिटी यहाँ निकालनी भी नहीं थी, हटा दो इसको, ठीक है जी। आगे चलते हैं, 9th क्वेश्चन है आपका, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक इतना है, ठीक है जी। तो आपसे कह रहे हैं एम्पलीट्यूड इज़ इतना, एम्पलीट्यूड भी दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी एट अ टाइम, काइनेटिक एनर्जी भी दी है। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर आसान है, आपको क्वेश्चन टफ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा, किसी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है किसी सिंपल हार्मोनिक का, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, y = a cos 30 है, और आपका एम्पलीट्यूड भी दिया है, a दिया है इन्होंने, बस यहाँ पर जो a लिखा है वो दिया है, काइनेटिक एनर्जी दी है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी जो दिया है उसका तो फॉर्मूला लगाओ, हाफ, और ये हो जाएगा m⍵² a² माइनस, यहाँ y दिया है तो y² हो जाएगा। बस अब करना ही क्या है, वैल्यू रखो हाफ। अब देखो यहाँ पर ना फोर्स कांस्टेंट दिया है, जो ये है ना बच्चों, ये पूरा इसको हम k भी कहते हैं। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है, ओमेगा = √k/m, तो ये हो जाएगा m⍵²। तो k की वैल्यू आपकी हो गई 1 × 10 की, कितना दिया है, 10 की पावर, ये x है, हाँ पावर में है, ये जो है ये है 1 × 10 की पावर x, तो ये रख दीजिए 10 की पावर x ब्रैकेट a², a कितना है, a तो a ही है, y आपको दिया है a² और cos² 30, और इसकी जो वैल्यू दी है 200 दे रखी है, लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 400 = 10 की पावर x, और a बाहर निकाल दो, a कितना दिया था 40 का स्क्वायर हो जाएगा, 40 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और 1 - cos² 30, बस वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो जब इसको वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो x 4 निकल के आएगा। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि फॉर अ पार्टिकल p, ठीक है, कोई एक पार्टिकल है, कह रहे हैं इज रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर, ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सेंटर O एंड सर्कुलर पाथ r, ठीक है, एंड रेगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज सोन इन फिगर, ठीक है जी। इसका फिगर जो है वो ऐसे है, ये आपका एक पॉइंट है, और ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, यहाँ पर p जो है वो T0 है, और यहाँ पे जो है PT है। तो यहाँ से यहाँ आया, ये 30 डिग्री है, और यहाँ से एक यहाँ आया। कह रहे हैं कि ये डायग्राम मैं यहीं पर बना रहा हूँ, क्योंकि ना ये क्वेश्चन मैंने डायग्राम सोचा था एग्ज़ाम के जब अभी करवाऊँगा ना तभी लिख दूँगा। तो कह रहे हैं कि द प्रोजेक्शन ऑफ OP, ये देखो ये O है बच्चों, ये X है, और यहाँ पर ये P है, इस OP का प्रोजेक्शन X एक्सिस पे कितना होगा। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो देखो अगर आप यहाँ पर देखो, ये जो फेज़ है ये π/6 है, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा X एक्सिस पे कितना हो जाएगा, x = r cos ω/t + phi, ये तो जनरल इक्वेशन होती है। जो हमारा सर्कुलर ये यूनिफॉर्म SHM है, ये हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है किसी एक्सिस पे, चाहे वो x पे करो चाहे y पे करो। उन्होंने x का पूछा है तो ये थीटा एंगल है, आप ये कर सकते हो। अब यहाँ पर r की वैल्यू आपको जो रेडियस है वो दी नहीं है, तो r वाला ले लो। अब फाई क्या है, देखो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मूव ऐसे कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंगल पॉजिटिव होगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा।
अगर रिवर्स होता तो फिर माइनस में होता। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 100, ठीक है, और कह रहे हैं कि बॉब का मास इतना है, एसएसएम दे रहा है, तो मैक्सिमम टेंशन कितना होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने ना इस बार मैकेनिक्स भी डाली है इनमें, हल्की हल्की थोड़ा सा कभी कभी। अब वो किस्मत की बात है, जब किसी का एसएचएम अगर आसान आ रहा है तो उसका और कुछ टफ आएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है किसी शिफ्ट में एसएचएम आसान आता है। तो ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, कह रहे हैं कि मैक्सिमम टेंशन बताओ, इतना है कह रहा है, तो एक्स की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब देखो इसमें अगर आप देखो, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है सॉरी, ये लेंथ एल है, तो आप देखिए ऐसी तो ये मोशन करेगा कोई भी जो हमारी पेंडुलम है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, अगर हमें यहाँ पर टेंशन निकालना है, ठीक है, अब ये एसएचएम भी दे रहा है, तो टेंशन की वैल्यू जो यहाँ पर होगी, आपने मैकेनिक्स में पढ़ी होगी, वो कितनी होती है, mg, एक तो इसका वेट और एक सेंटीपिटल फोर्स, ये होगी। लेकिन आप इसमें देखिए आपके पास t की वैल्यू दी है x/40, ठीक है, तो इस t को कैसे निकालेंगे। अब हम इसको निकालने के लिए थोड़ा सा मैकेनिक्स लगाएंगे। देखिए, अगर इसमें आप साइन थीटा लगाते हैं, क्यों लगाएंगे अभी हमें पता लगेगा। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, अगर ये पूरा हमारा a है, ये a/l हो जाएगा, ठीक है सॉरी बच्चों, थोड़ा सा इसी हो गया है। a दिया है 10, l दिया है 100, तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब देखो जितनी भी इस पर एनर्जी होगी जो ये मोशन कर रहा है, यहाँ पर जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी mv², वो हमारी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी ये होती है पेंडुलम की। तो ये मैंने क्यों लगाया, देखो अभी कॉस थीटा यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है, जब आप टेंशन की वैल्यू यूज़ करेंगे, जैसे mg यूज़ करेंगे ना, तो ये जो mv² है इसकी वैल्यू ये उठा देंगे, mv² की वैल्यू क्या रख देंगे, 2mg, और l को नीचे भेज दो, 1 - cos थीटा। अब इसमें देखो एसएचएम का कुछ है ही नहीं, सब मैकेनिक्स है। ठीक है, इसलिए जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। तो mg हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mg 1 - cos थीटा। अब साइन थीटा है आपका 1/10, अगर इसको आप देखें ये 1/10 आ रहा है, तो यहाँ से cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो रख दीजिए वैल्यू, टेंशन आ जाएगा। ठीक, इसको आपके लिए टास्क है, एक्स की वैल्यू आप कमेंट कीजिएगा। बस इसमें आप मुझे बताइए कि यहाँ पर एसएचएम क्या लगा, कुछ भी नहीं लगा एसएचएम। इस क्वेश्चन में एसएचएम नाम की कोई चीज़ ही नहीं लगी ना, बस टेंशन निकालना था, मैकेनिक्स लगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और ये भी ग्राफ का था, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको करवा दिए हैं पहले ही इन्फाइनाइट सीरीज फॉर जेई में। कह रहे हैं कि लेंथ और t² के बीच में ग्राफ बताओ। देखो मैंने ग्राफ नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बहुत सरल है ना, √l/g होता है। आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, तो t² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4π² l/g हो जाएगा। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, t² किसके प्रोपोर्शनल है, l के। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे t² l के बीच में, तो कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला वाला बनेगा, नहीं स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इन्होंने t² बना दिया। अगर t और l के बीच में होता तो पैराबोला होता, तो कैसा ग्राफ बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। वहीं अगर t और l के बीच में होता ना, तो ये जो ग्राफ है फिर वो ऐसे बनता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज 3। किसी भी पार्टिकल का एसएचएम में एम्पलीट्यूड 3 है। आगे कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एट विच काइनेटिक एनर्जी 25% मोर देन ये। तो सिंपल सी बात है, अगर ए आपका इसका 3 दिया है, कह रहे हैं कि ऐसे पॉइंट पे आप डिस्प्लेसमेंट निकालो जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का कितना है, 25%। 25% मतलब P/E/4। 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% का मतलब हो गया 1/4, तो 1/4 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मोर देन मतलब ऐड कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5PE/4। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया, रख दीजिए भैया। और है ही क्या इसमें, m⍵² a² - x² इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 5/4 हाफ m⍵² x²। हाफ m⍵x² से हाफ कट गया। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा a² 5/4 मतलब 9x² a
इक्वल टू या इसको 9x² इक्वल टू ए स्क्वायर सॉल्व कर दो। x इक्वल टू आ जाएगा 2/3a और a की वैल्यू कितनी दी है 3, 3 से 3 कट गया तो आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, देखो सारे एनर्जी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एक ब्लॉक की इतनी है, कह रहे हैं कि a इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एट a/2, ठीक है, ये आपका a/2 है। a/2 पे कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। a/2 पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी। तो आपको अगर एनर्जी के फॉर्मूला आते हैं तो मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो लगाते हैं, देखो जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम तो आपको पता ही है हाफ m⍵x² होता है, x की जगह पे a रख देंगे तो मैक्सिमम हो जाएगी, ये दिया है 25। और दूसरा आपसे कह रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वो होती है आपकी हाफ m⍵² और ये हो जाएगा a² - x², और इसकी जो वैल्यू है ये हो गई। अब ये कह रहे हैं आपसे कि एट x a/2 में क्या होगी। आप a/2 रख दीजिए, यहाँ पे a/2 रख देंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। यहाँ पर a/2 रखेंगे तो क्या आएगा हाफ m⍵² a² - a²/4 हो जाएगा। तो 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 3, तो 3/4 हाफ m⍵² a² हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है 25, तो 3/4 इंटू 25 तो 75/4 तो हो जाएगा 18.75। क्वेश्चन ऐसे हैं कि मेरे को डिस्कस करने का ही मन नहीं है, इतने सरल क्वेश्चन है। अच्छा, इन फिगर करें तो इसके फिगर देख लेते हैं। ऐसा इसका फिगर है, ये 2 रिजिड वॉल हैं और एक रिजिड वॉल इधर है, और इसके बीच में एक मास m ये है हमारा बच्चों, और एक कॉइल बनी है ऐसे, और एक दूसरी कॉइल बनी है। आपसे कहा जा रहा है टू स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट ये है। अगर ब्लॉक को आप डिस्प्लेस करते हैं x मीटर तो पूछ रहे हैं कि बताइए नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन 14 पाई सेकेंड कितने होंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है, टाइम पीरियड, ठीक है, एक ऑसिलेशन कितनी देर में हो रहा है वो ये हो गया। और ये जो कॉम्बिनेशन है बच्चों, ये आपका कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल में k1 + k2, तो दोनों सेम थे तो 2k हो जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा मास ओवर 2k, इतना बन गया। अब आपको सारी वैल्यू दी है, ठीक है, तो t की वैल्यू क्या निकलेगी 2 पाई, तो 2 पाई रहने दीजिए, और मास की वैल्यू आप उठा के रखिए 0.49 क्योंकि ग्राम में दी है, और नीचे हो जाएगा 2, k की वैल्यू भी दी है 2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 × 4, तो ये हो जाएगा 7/7, ये पूरा निकालोगे ये आ जाएगा 7 पाई/10, ये आपका t आ गया। अब आपसे कह रहे हैं कि 14 पाई सेकेंड में कितने आपके रिवॉल्यूशन होंगे। टाइम पीरियड एक में कितना टाइम है इतना है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि कितने होंगे टोटल। तो टाइम जो लग रहा है आपका जितना भी दिया है उसमें 1 का लगा दो, तो हो जाएगा 14 पाई/7 पाई/10, तो 10 ऊपर चले जाएंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। देखो कितने सरल क्वेश्चन है भाई, जेई निकालना कितना सरल है। ज़रूरी थी क्या हर चीज़ आपकी कठिन होगी ना। कई बार चीज़ें सरल भी होती हैं, तो आपको वो समझनी है कि कहाँ पर सरल है कहाँ पर कठिन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन मास स्प्रिंग सिस्टम है एज सोन इन फिगर। तो फिगर तो कोई खास नहीं है इसका, यही है, ऐसे है कोई मास, और कह रहे हैं कि इसका मास 1 kg है, 1 kg दिया है, एंगुलर v1 दिया है। कह रहा है व्हेन मास इज 2 kg, अगर मास को दो गुना कर दिया जाए तो इसकी फ्रिक्वेंसी ω2 हो जा रही है। अब देखो ओमेगा का, अब ये क्वेश्चन है, बताइए जेई के लायक क्वेश्चन है। लोग कहते हैं नीट में सरल आते हैं, मैं तो कह रहा हूँ जेई में भी सरल क्वेश्चन आते हैं। तो कितना हो जाएगा बताओ, मास पे डिपेंड क्या होगा, m1/m2 हो जाएगा। अब भाई 2/1, अब वैल्यू रख दो 1/2, 1/2 मतलब 1/√2 ही तो होगा। क्या सोचना था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है
कह रहे हैं कि वेलोसिटी, अब देखो इस क्वेश्चन को आप देखोगे आपको कह रहे ये क्या क्वेश्चन आया है। वेलोसिटी दी है आपको और क्या दी है, 4v² इक्वल टू 50 माइनस x2। थोड़ा कीबोर्ड में मेरी दिक्कत हो रही है तो ये स्क्वायर वाला वो नहीं हो पाया, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड है वो कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है इसका वो हमारा x/7 सेकेंड में कितना होगा, समझ रहे हैं, x/7 सेकेंड में कितना होगा। अब मुझे बताइए ये वेलोसिटी है, अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 50 माइनस x², ये होना चाहिए वेलोसिटी। अब आपसे कह रहे हैं ये वेलोसिटी है ना, हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पता है, √a² माइनस x²। इसका मतलब कि सर v हो गया हमारा, ओमेगा हो गया हमारा हाफ, तो टाइम पीरियड ही तो निकालना था शायद, तो 2π/ω, तो वैल्यू रख दोगे ओमेगा की हाफ तो कितना हो जाएगा 4π। 4π मतलब 68/7, क्योंकि बाई 7 है ना, और इन्होंने कहा भी है 22/7 रखो, तो x कितना हो जाएगा, नहीं 68 क्यों होगा, 20, ये 88 होगा ना, तो 88 आ जाएगा, क्योंकि 24, हाँ 88 होगा ये। चलिए आगे चलते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि एक जनरल जो रिलेशन है x इक्वल टू आपका a साइन ओमेगा t है, t टाइम पीरियड है, तो कह रहे हैं कि जो स्लोप है वो भी किसका, पोटेंशियल एनर्जी और टाइम कर्व का मैक्सिमम कहाँ पर होगा। तो सिंपल सी बात है, आप पहले तो पोटेंशियल देखो कि कितना होता है, हाफ m⍵² x² होता है। स्लोप निकाल रहे हैं टाइम के साथ, तो डिफरेंशिएट करिए इसको, तो आ जाएगा x की वैल्यू भी दी है उन्होंने, वो रख लीजिए, हाफ m⍵², x की वैल्यू है a sin² ओमेगा t। तो अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, तो आ जाएगा हाफ m⍵² a², और साइन स्क्वायर का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 sin ω t cos ω t, और एक ओमेगा भी आएगा, ठीक है। तो ओमेगा का तो ओमेगा क्यूब हो गया, और 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, तो 2 ω t कर लिया हमने। ये कैलकुलेशन थोड़ी आपकी फास्ट होनी चाहिए। अब बताओ ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये तो सब कांस्टेंट है। ये 1 जब होगा इसका मतलब ये है कि 2 ω t को आपको π/2 होना पड़ेगा, क्योंकि साइन हमारा जो 2 ω t 1 कब होगा, जब ये 90 होगा। 90 होगा तो अगर आप एंगल कंपेयर करें तो आपका यहाँ पर वैल्यू रख दो, 2π/t इंटू टी इक्वल टू π/2। तो निकाल दीजिए भैया, जो t की वैल्यू आएगी यहाँ से, पाई से पाई कट गया, तो t आएगा t/8। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बीटा जो ये वैल्यू निकालनी है आपको वो होगी आपकी, ये बीटा ना ऐसे अपॉन में है, ये अपॉन थोड़ी इन्होंने आज मिस्टेक्स कर दी हैं, तो बीटा हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है, कह रहे कि एक पार्टिकल है जो जिसका मास दिया है, ठीक है, मास आपको कितना दिया है, 200 ग्राम दिया है, सिंपल हार्मोनिक दिखा रहे हैं, फोर्स भी दिया है, स्पीड भी दी है। तो सिंपल सी बात है, क्या पूछ रहे हैं, एम्पलीट्यूड। देखो मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, वी मैक्स मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम होगी आपकी मीन पोजीशन पे, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा है। अब ये आपको दिया है कितना, 4, ओमेगा आपको, ओमेगा दिया है, हाँ ओमेगा भी नहीं दिया है, तो आप क्या करिए, आपको ये है एफ़ दिया है ना, एफ़ इक्वल टू -25x, तो एफ़ इक्वल टू अगर आप एम ए रख देते हैं, ठीक है, तो ये माइनस के 25x हो जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे अगर, तो 25/m, और m हो जाएगा 0.25, और ये क्या हो गया x, तो ये हो जाएगा इंटू करिए 100x हो जाएगा ये। तो ये तो हमारा a था, लेकिन a का रिलेशन आपको क्या पता है, ω²x, तो ओमेगा की वैल्यू 10 आ गई, तो हो जाएगा 10, और हमें निकालना क्या है एम्पलीट्यूड, तो 4/10, 4/10 और 4/10 मतलब 0 पॉइंट, ए आ जाएगा 0.4 मीटर, मीटर में निकाल रहे हैं, तो ये तो सेंटीमीटर में है, तो आंसर कितना आ जाएगा 40, 100 का इंटू करना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन कह रहे हैं, बहुत क्वेश्चन आए लग रहा है यहाँ से, कह रहे हैं कि दो सिंपल हार्मोनिक हैं, वेव हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड 8 एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी मूविंग अलोंग अ सेम डायरेक्शन, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 8 है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर देखो ये बात आपको मैं कई बार
पहले भी करा चुका हूँ कि अगर कोई दो वेव सेम एम्पलीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन फेज उसमें चेंज है, तो उसमें जो रिजल्टेंट होता है, जो रिजल्टेंट वेव होगी उनकी, वो कितनी हो जाएगी, एक्स रिजल्टेंट जो वैल्यू होती है, ये मैंने आपको सुपर पोजिशन ऑफ वेव में करवाया है कई बार, वो होता है 2 एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉस फेज का बाई 2। अगर आप दो वेव को ऐड करके देखोगे ना तो यही निकल के आता है, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब यहाँ पर A1 और A2 आपको दिए हैं किसके बराबर, इसका जो x, ये जो एम्पलीट्यूड है ना, इसको भी आप एम्पलीट्यूड कर लो, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कर लो, ये इसके बराबर है, किसके, AR के बराबर है, और जो कि हमें 8 दिया है, ठीक। अब फेज़ निकालना है, यहाँ पर अगर आप 8 रख दोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो A की वैल्यू यहाँ पूरा सॉल्व करके आ जाएगा आपका कॉस डेल्टा 5/2 इक्वल टू 1/2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 60 की वैल्यू हो जाएगी, तो 5/2 इक्वल टू 60 डिग्री, तो डेल्टा 5 हो जाएगा 120 डिग्री, ख़त्म, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कभी मैं इसको थ्योरी में जब फॉर्मूला रिवीजन होगा दोबारा करवा दूंगा। 21 क्वेश्चन कह रहा है, अब ये तो डिट्टो छपे हुए क्वेश्चन हैं, कह रहे हैं कि -a से +a में जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो -a से +a है, और ये भी कह रहे हैं कि जो हमारा पार्टिकल है वो अगर x 0 से a/2 जा रहा है, मान लो यहाँ पर कहीं पर a/2 है, इसमें 2 सेकेंड लग रहे हैं, 2 सेकेंड। आगे कह रहे हैं टाइम टेकन बाय बैक गोइंग टू a/2 से a, तो a/2 से a में जाने में जो टाइम है वो कितना होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चों ये कई बार आपने करा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, कि इसमें जो टाइम का रिलेशन है वो क्या होगा, ठीक। तो जैसे आपको यहाँ 0 से a/2 में 2 जा रहे हैं, तो इसमें इसके डबल जाएंगे, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। मतलब इसमें जो टाइम पीरियड है, अगर इसमें t1 है, इसमें t2 है, तो कई बार ये करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो 2 टाइम्स t1 हो जाएगा। मैं इसको करवा नहीं रहा हूँ, शॉर्टकट क्वेश्चन है। 22 कह रहे हैं आपसे, एक मास m है, फ्री एंड से आपका अटैच्ड है, और स्प्रिंग है जिसका पीरियड दिया है, टाइम पीरियड, मास इंक्रीज अगर कर देंगे तो पीरियड भी इंक्रीज हो जाता है बाय 1 सेकेंड। तो बताइए, तो बस फॉर्मूला लगाइए, t = 2π√m/k इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जैसे आप इसमें लगाएंगे तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी, दी है पहले कंडीशन में, तो t 1 रखें अगर, तो 2π√m/ ये क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग में एक ही स्प्रिंग लगा है। सेकेंड केस में t2 हमें वो कह रहे हैं कि 1 यूनिट बढ़ जाता है, मतलब 2 हो गए, तो अगर ये 2 हो जाएंगे तो 2 = 2π, और मास इन्होंने कहा कि इंक्रीज़ कर दें अगर 3, इंक्रीज मतलब ऐड कर दिया, m+3/k। बस करना ही क्या है, डिवाइड कर दो इसको, जब इसको आप डिवाइड करोगे आ जाएगा 1/2, इससे कट जाएगा, k से k कट जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर में इक्वल टू m/m+3, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो तो आ जाएगा 1/4 इक्वल टू m/m+3, तो m+3 इक्वल टू 4m, तो ये हो जाएगा आपका 1 किलो। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको ये क्वेश्चन फॉर्मूले आने चाहिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में भी एक डायग्राम है, अगर आप देखें, ये एक हमारी स्प्रिंग है ये, और यहाँ पर एक मास है इसका m, ठीक है, और ये दूसरी स्प्रिंग है, ये जुड़ गई। तो आपसे कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में अ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, अ ब्लॉक ऑफ मास m 2 kg, 2 किलो उसका मास दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी दी है, ठीक है, 2 स्प्रिंग हैं, उनके कांस्टेंट दिए हैं, मतलब ये दोनों सेम है। आगे कह रहे हैं ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस एंड द एंड आर ये रिजिड एज सोन इन फिगर, इतना इतना टाइम पीरियड बताओ कह रहा है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है स्प्रिंग का, स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है t = 2π√m/k, ठीक है। या आप कह सकते हो सर हम t = 2π/ω लगा लेते हैं, और ओमेगा की वैल्यू √k/m होती है। तो बात एक ही है, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ। अब देखो इसमें कहानी क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि ओमेगा क्या है, तभी तो टाइम पीरियड आएगा ना। तो ओमेगा निकालने के लिए आप देखिए 2 इसमें फोर्स हैं और x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो F = क्या होता है ma, तो ma के लिए हमारा जो रिलेशन होता है यहाँ पे kx होता है, तो k इक्विवेलेंट ये हो जाएगा, और ये ma = अगर ये आप करते हो 2kx, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2k/m
एक्स, और ये जो मेरा पार्ट है ये मेरा ओमेगा स्क्वायर निकल के आ गया, क्योंकि ए सिंपल हार्मोनिक के लिए ये होता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ओमेगा स्क्वायर जैसे ही आपका आया तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई √2k/m। के की वैल्यू रखिए, के की वैल्यू दी है 20, एम की दी है 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर √20, और ये √20 यहाँ पर फिट कर दो तो ये हो जाएगा, यहाँ पर रख दें अगर 2π/√k20, और एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स किस में है, एक्स इन्होंने कैसे दिया है, अच्छा इन्होंने π/x लिखा है, तो इसको रीअरेंज करेंगे अगर थोड़ा तो ये क्या आ जाएगा, पाई, और नीचे हो जाएगा 4, 2√5 मतलब √5, 20 के उन्होंने फैक्टर बना दिए तो x आपका 5 आ गया, बस रीअरेंज करा है। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों, ये 23 क्वेश्चन थे शायद, मेरे हिसाब से 22 थे, 23 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब जो हमारा है वेव है, क्योंकि ना मैं जो मॉड्यूल भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इन फ्यूचर मैं मॉड्यूल प्रोवाइड कराऊँगा ना, तो मैंने क्या कर रखा है मॉड्यूल में अगर आपको बताऊँ, क्लास 11 में एक मॉड्यूल में ये खुद लिख रहा हूँ बच्चों, बहुत मेहनत लगेगी, अभी तो नहीं आ पाएंगे, 1-2 साल लग जाएंगे, इतनी मेहनत हो रही है इन पर, ठीक है, क्योंकि मैं वन हैंड हूँ, अभी आपका सपोर्ट चाहिए, मैं इसलिए आपसे कहता हूँ आपका सपोर्ट चाहिए। मैकेनिक्स 1 और मैकेनिक्स 2 बना रहा हूँ, एक पहला 2 मॉड्यूल ये बनेंगे, ठीक है, और उसके बाद तीसरा मॉड्यूल जो बनेगा वो बनेगा थर्मो और केटीजी, इनको मैं खुद लिख रहा हूँ, बहुत सारी जगहों से मैं इसको ढूंढ ढांट के इतना बढ़िया मॉड्यूल बनाने वाला हूँ कि आप आने वाले जो मेरे साथ बच्चे जुड़ेंगे उनको फ़ायदा होगा। ऑसिलेशन ऑफ वेव ये हो गया, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ये जो मेरे वो हैं, ये मेरे हैं मॉड्यूल, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में फ्लूइड और सॉलिड दोनों आते हैं, तो 1 2 3 4 5 जो, और एक बेसिक का बनेगा, 6 मॉड्यूल 11 के बन रहे हैं, और वैसे ही 12 के मॉड्यूल बनेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट बनेगा सबसे पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनेगा, उसके बाद करंट बन रहा है, उसके बाद मैग्नेटिज्म बन रहा है, उसके बाद आपका EMI एंड AC बन रहा है, उसके बाद आपका ऑप्टिक्स बन रहा है, उसके बाद मॉडर्न बनेगा, और मॉडर्न के बाद आपका कम्युनिकेशन और वो बनेगा, ठीक है। तो बहुत मेहनत हो रही है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल में अगर चीज़ें पसंद आ रही है ना, तभी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नहीं तो क्या फ़ायदा ना, मतलब दिखाओ के लिए नहीं करना है कि आपने कर दिया और रख दिया, तो ऐसे क्या होगा बच्चों, आपने करके रख दिया, फ़ायदा क्या है उससे, समझ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा। क्वेश्चन कह रहा है, वेब से भी बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, ये चैप्टर का दोष ये है ये सबसे लास्ट है, तो बच्चे इसको सबसे कम पढ़ते हैं। कह रहे हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। सबसे पहले आपको फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पता होनी चाहिए, जो कि ये होती है V/12 होती है, और कह रहे हैं कि मास दिया है इतना, लीनियर मास डेंसिटी दी है, तो स्पीड बताइए। तो अब ये तो हमारी फंडामेंटल जो फ्रिक्वेंसी है ना, ये 50 दी है जैसे, तो F दिया है मान लो हमको 50 हर्ट्ज़, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी दी है, जो हमारी लेंथ होती है, इसको हटा दो फिलहाल, लेंथ होती है हमारी स्ट्रिंग की, वो होती है L/2, ठीक है, L/2, या आप ये कह दो जो λ/2 है वो L होती है, जो फंडामेंटल की लेंथ होती है, और मास डेंसिटी हो गई मास ओवर लेंथ, ये भी आपको दिया है 20, और ये हो गया। अब आप यूज़ कर लो रिलेशन, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू हो गया स्पीड ओवर लैम्डा, तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, स्पीड इक्वल टू F इंटू लैम्डा, और इसकी वैल्यू अभी भी मैंने आपको बताई कि V/12 होती है, इक्वल टू ये आपको कितना दिया है टोटल, ये 50 दिया है, तो यहाँ से आप ये 50 है आपका, सब में वैल्यू रख दीजिए, तो V इक्वल टू आ जाएगा आपका 100 इंटू L, ठीक है, और 100 इंटू 18/20, तो आंसर आ जाएगा 90। पूरा फॉर्मूले का केस है, कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान रखिए चीज़ों को और इजीली निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन है, इन एक्सपेरिमेंट विद सोनोमीटर। सोनोमीटर के जो एक्सपेरिमेंट है उसमें मास अगर इतना लोगे, ठीक है, अगर आपने फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं ना तो वेव नहीं कर पाओगे, ठीक है, कंसेप्ट के साथ आपको फॉर्मूले भी आने चाहिए।
कह रहे हैं अटैच टू अ स्ट्रिंग इट वाइब्रेट फंडामेंटल इतना, मास अगर अटैच कर देंगे तो वाइब्रेट विद फंडामेंटल इतना, तो मास कितना होगा। तो देखो जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है किसी भी स्ट्रेच की, स्ट्रेच लिख देता हूँ, स्ट्रेच स्ट्रिंग की जो फंडामेंटल होती है वो 2L अंडररूट टेंशन ओवर मास पर यूनिट लेंथ ये होती है। अब आपको देखिए इसमें कहा है कि अगर पहला केस जो मास का है उसमें फ्रिक्वेंसी अगर F1 लेते हो तो टेंशन क्या हो जाएगा mg, ठीक है, सोनोमीटर में T इक्वल टू mg टेंशन और नीचे म्यू हो गया। और सेकेंड केस में जो F2 लगाओगे वो भी क्या हो जाएगा 2L अंडररूट m2g, क्योंकि लेंथ में कोई चेंज ही नहीं किया है, बस मास में किया है। तो ध्यान से देखो ये मास पे अगर डिपेंड कर रहा है तो F1 F2 जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो m2/m1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से m1/m2 की जो वैल्यू निकालोगे m2/m1 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा F1 + F2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, बस निकाल दीजिए। m2 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो हो जाएगा m2 इक्वल टू m1 टाइम्स F1/F2 का स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 180 है, 180 रख दो इंटू F1 कितना है F1 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 m1 के साथ F1 ना, गलत तो नहीं हो रहा कुछ, m1/m2 ना, अच्छा ये गलत हो गया ना, ये मैंने उल्टा कर दिया, 1/2 हो गए 1/2, तो उल्टा करोगे अगर इसको m2/m1 तो ये हो जाएगा 2/1 2/1। बस मास की डिपेंडेंसी रखनी है, तो ये हो जाएगा आपका, वैल्यू रख दो यहाँ पर m1 की वैल्यू रखोगे तो 80 और F2 का स्क्वायर हो गया 50 का स्क्वायर ओवर 30 का स्क्वायर, ख़त्म। तो ये निकल के आएगा आपका 500 ग्राम। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं फॉर अ सर्टेन ऑर्गन पाइप द फर्स्ट 3 रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी 135, ठीक हो गया जी। आगे कह रहे हैं ये फ्रिक्वेंसी ऑफ 5th इतना, तो स्पीड कितनी, स्पीड इतनी है, अच्छा जी, तो लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं जो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है ये आपका सर्टेन मतलब ये क्लोज है, क्योंकि इसमें ऑड है ना सिर्फ, तो ऑड या आप कह सकते हो ऑड जो लॉ फॉलो करते हैं वो क्लोज ऑर्गन पाइप है। तो इसके लिए जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है बच्चों वो होती है NV/4L, ठीक है। तो ये आपको दी है, 5th के लिए लगा देते हैं, 405 है 5th के लिए, डायरेक्ट वैल्यू रखिए, ये 5th हो गया, तो ये हो जाएगा 5V/4 टाइम्स L। अब आपको सब कुछ दिया है, इसमें क्या क्या दिया है देखिए। पहले तो हम देखते हैं हमें निकालना क्या है, इसमें L निकालना है ना, लेंथ निकालनी है, तो L इक्वल टू हो जाएगा 5 और 5V/4 इंटू 405, ठीक है। तो सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। V की वैल्यू रख दीजिए 324, 4 रख दीजिए और 405 रख दीजिए, लेंथ हमने इधर उधर भेज दी, निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार है ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, साउंड इट्स हॉर्न एट अ फ्रिक्वेंसी इतना, अनदर कार इतना, दो कार है एंड बिहाइंड द कार इतना, सेम डायरेक्शन 40 इतना, तो फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय पैसेंजर। देखो डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो डॉपलर इफेक्ट का जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि क्यू कार है और एक पी कार है ऐसे, तो जो क्यू है उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी जो स्पीड है वो है आपकी 40। तो आपसे कह रहे हैं कि जो पैसेंजर है वो कैसा हर्ट करेगा क्यू का, ठीक है। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा F0 एफरेंट और V प्लस ऑब्जर्वर और V माइनस सोर्स। तो भाई लगा दीजिए, F0 की वैल्यू 400 दी है आपको, ये आपको दिया है 400, और V तो आपका जो ये V है इसको V रहने दो फिलहाल, और ये हो गया आपका 40, ये आपको 40 दिया है अगर आप देखें ये वाला, और
v माइनस सोर्स का है आपका 20, बस सॉल्व कर दीजिए। अब इस v की वैल्यू आप 360 रख दीजिए, 360 यहाँ पे दी है, तो 400 और 360 में 40 जोड़ोगे तो 400, और ये नीचे 360 में 340। इसको सॉल्व कर दो, आंसर निकल के आएगा लगभग 471। तो डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। एक वायर है, कह रहे हैं उसकी डेंसिटी दी है आपको, ये उसकी वायर की डेंसिटी है, स्ट्रेस कर रहे हैं उसको टू क्लैंप के बीच में, एक्सटेंशन डेवलप इन वायर इतना, एक्सटेंशन इतना है या, और इफ़ वाई इक्वल टू इतना, तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर ना यंग मॉडुलस दिया है। अगर आपको मैं बताऊँ, यंग मॉडुलस होता है फोर्स ओवर एरिया ओवर डेल्टा एल बाई एल। तो इसको ध्यान से देखो बच्चों, तो वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू फोर्स की जो यहाँ टेंशन है, टेंशन ओवर एरिया। अगर आप इस एरिया को भी इस साइड भेज देते हो, ठीक है, तो ये इंटू एरिया हो जाएगा इक्वल टू टेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पूछा है, और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू। तो आपका टी तो इससे आ जाएगा, तो या तो एक काम करो टी बाई म्यू ही निकाल लो, इसको म्यू से, म्यू मतलब मास डेंसिटी से डिवाइड कर दो, वाई इंटू डेल्टा एल इंटू ए, और नीचे हो जाएगा एल इंटू म्यू हो जाएगा। सबकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से ये निकाल दो, और इसकी वैल्यू फिर यहाँ उठा के रख दो। ठीक है, और जैसे ही यहाँ रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप निकालोगे और कमेंट करना इसमें क्या दिया है आपको, और सब कुछ दिया है। देखो एक्सटेंशन दिया है, कितना है एक्सटेंशन आपको दिया है, मास डेंसिटी दी है, ये भी दिया है, और टू क्लैंप दिया है जो कितने डिस्टेंस अपार्ट है वो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर चाहें तो आप ये जो म्यू है ना, म्यू की वैल्यू ये रखा करो मास ओवर लेंथ, उससे क्या होगा, लेंथ से लेंथ कट जाएगी। ठीक, यंग मॉडुलस दिया है, सब कुछ दिया है, बस आपको ये कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन दी है आपको एक, और इसमें हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का वही पैटर्न है जैसे आपने वहाँ किया, लेकिन यहाँ पर जो वेव की स्पीड है, वेव की स्पीड हम कैसे देंगे, ओमेगा ओवर के से। तो जब भी कोई इक्वेशन आपको इस फॉर्म में होगी, जैसे कि ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई है, तो इसमें हमारी वेव स्पीड, वेव की स्पीड इतनी है, लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं, स्पीड ऑफ वेव बताओ। अब आपको यहाँ पर देखो ओमेगा और वो निकालना है। ओमेगा क्या होगा इसमें, 2 पाई इंटू ये, तो ये आ जाएगा, ये ना हमारा इक्वेशन कैसे दिया है, ये ऐसे दिया है 10 की पावर -2 साइन और 2 पाई को ना अंदर भेज लो, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 160 टी माइनस 0.5 एक्स इंटू 2 पाई, और उससे भी इंटू कर लो 2 पाई और ये पाई बाई 4 है इंटू पाई बाई 4। तो यहाँ बस वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख देंगे तो हमारा जो v है ओमेगा आ जाएगा आपका 2 पाई इंटू 160, और हमारा जो नीचे वाला पार्ट है 2 पाई इंटू 0.5, तो आंसर हो गया 320। लेकिन जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा, और वहाँ से इन्हें क्या लिखा है, किलोमीटर पर आर। तो किलोमीटर पर आर के लिए कितने का इंटू करते हैं, 18/5 का। तो इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसवर्स वेव दी है आपको अगेन, और वेव वेलोसिटी। अगेन इसमें वेव वेलोसिटी निकालनी है। तो वेव वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया, पार्टिकल वेलोसिटी तो डिफरेंशिएट करके निकलेगी। वेव वेलोसिटी जब निकालोगे आप, वो निकलेगी ओमेगा बाई के से। पार्टिकल वेलोसिटी जो भी फंक्शन दिया है, अगर पार्टिकल निकालनी पड़ेगी आपको, तो आपको फिर dy या dx जो भी दिया है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको आप करके कमेंट करिएगा, यहाँ से ओमेगा निकालो, टी निकालो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गिटार है जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ है 90 सेंटीमीटर, कह रहे हैं कि वाइब्रेट कर रहा है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी भी दी है आपको 120 हर्ट्ज़। तो कह रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग फंडामेंटल इतना कितना होगा। तो देखो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, F इक्वल टू V/2L। तो फर्स्ट केस में आपको क्या कह रहे हैं कि 120 अगर फंडामेंटल है तो V ओवर लेंथ आपको 90 दे रखी है। तो जो V की वैल्यू है हमारी पहले केस में ये हो गई, दूसरे केस में क्या करें, अगर 180 होगी तो उस केस में लेंथ कितनी होगी, भाई दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो जाएगा 180 को ऊपर रखना, सॉल्व करने में भी अच्छा लगेगा।
ये हो जाएगा v बाई 2l, और पूरे को डिवाइड करोगे तो v बाई 2 टाइम्स 90। तो v से v कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 18/12, ठीक है, इक्वल टू 19/l। तो इसको क्रिस क्रॉस कर लो तो l इक्वल टू आ जाएगा 90 इंटू 12/18। तो 18 पंजे 90, तो 60 आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। आगे करें, एक इंजन है, ट्रेन का इंजन है भैया, जो मूव कर रहा है इतनी स्पीड से टूवर्ड्स अ प्लेटफॉर्म, साउंड विस्टल इतना। तो कह रहा है कि जो पैसेंजर हैं उनको कितनी आवाज़ सुनाई देगी। तो अगेन वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। तो जब डॉपलर इफेक्ट लगाते हैं तो हमारा फॉर्मूला ये होता है, एफ नॉट वी माइनस वी ऑब्जर्वर वी माइनस वी सोर्स। बस अब इसमें क्या है, ये आपका वी है और वी ऑब्जर्वर कितना है, वी ऑब्जर्वर इसमें है 10 है, ये वी नॉट हो गया। और आपका ये जो 40 ये दिया है ये आपका एफ नॉट है। और क्या दिया है इसमें, ऑब्जर्वर, हाँ ये दोनों आ गए, बस रख दो, वैल्यू रख दो, ख़त्म। क्वेश्चन में है ही क्या, वैल्यू रख दो और आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसमें वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 400, और v की वैल्यू 330 माइनस के 10, 330 माइनस के 10, ठीक है, ख़त्म। सॉल्व करोगे कैंसिल, 400 आंसर आ गया, 400 हर्ट्ज। अगेन आर्गन पाइप का आ गया, कह रहे कि ये लॉन्ग है, ओपन एट बोथ एंड। तो ओपन वाला पाइप है आपका ये, स्पीड जो है एयर में इतनी है। तो कह रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकंड की कितनी होगी। देखो एफ, इसकी जो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है NV/2L, ठीक है। क्लोज का होता है NV/4L। तो सेकंड के लिए लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 2V/2L, तो मतलब V/L। L आपको दिया है 0.4, V दिया है आपको 360। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 900। अगला देखो, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू स्पीड ऑफ साउंड ऑक्सीजन। तो दोनों का निकालना है। तो आपको पता होगा स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका RMS की ही वैल्यू होगी जब भी ऐसे पूछेगा, ठीक है। अदरवाइज़ औरों की जो वैल्यू है वो कहेगा एवरेज निकालनी है, मोस्ट प्रोबेबल निकालनी है। तो ये मास है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें आपको क्या क्या दिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में RT तो सेम रहेगा, इवन गामा भी सेम रहेगा, बदलेगा तो मास बदलेगा। तो हाइड्रोजन का मैं H लिख देता हूँ, ऑक्सीजन का O लिख देता हूँ, तो हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन मास ऑफ हाइड्रोजन। रूट के अंदर आ गए, अब मास आपको आता ही होगा, 32/2 हो जाएगा, मतलब 16/1, तो 4/1, तो 4:1। ये ध्यान रख लेना कि पहले कौन दिया है। बहुत लोग क्या करते हैं 1:4 कर लेते हैं, वो गलत हो जाएगा कराया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन तो करने लायक ही नहीं है। क्यों, कह रहे हैं आपसे कि एक पार्टिकल है जो हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं, इक्वेशन ये दी है, एक इक्वेशन दी है आपको ये पूरी। कह रहे तो वेलोसिटी ऑफ वेव, अभी बताया था मैंने कि वेव वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, वेव वेलोसिटी के लिए आप ω/k करते हैं, v इक्वल टू ω/k। तो जब ω/k करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू उठाओ, 4 दिख रही है ओमेगा की वैल्यू मेरे को, k की वैल्यू देखो, k की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 8, है ना। तो अब ω/k निकालो, तो लेकिन आपसे पूछा क्या है, द वेलोसिटी ऑफ वेव, और यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा 4/8 कितना हो जाएगा, 1/2, और 1/2 मतलब 0.5। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है भैया, ये बहुत सरल चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव पॉइंट विथ फेस 60 डिग्री इन अ वेव इतना इज इतना, तो वेलोसिटी ऑफ वेव ये पूछा है। तो भाई अब देखो आपसे क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, पाथ डिफरेंस इक्वल टू λ/2 बाई फेस डिफरेंस, ये पढ़ा होगा। अब आपसे कह रहे हैं अगर ये 6 है, यह लिखा है ना 6 है अगर, तो हमारा जो लैम्डा है, जो वेव लेंथ है उसको तो ये रहने दो अभी फ़िलहाल, और फेज जो है π/3 है, मतलब 60 है। तो यहाँ से अगर आप लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 3, 18 और 36 आ जाएगा। तो लैम्डा आ गया 36। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू f इंटू लैम्डा, तो ये दिया है आपको 500 इंटू वेव लेंथ की होगी आपकी 36, ये हो जाएगा 18, 1, 2, 3 आ जाएगा। तो 18 किलोमीटर पर सेकंड कर लीजिए इसको, या तो
आगे देखिए, बहुत सरल सरल क्वेश्चन है इसमें। और ये देखो फिर आ गया डॉपलर इफेक्ट। तो इस चैप्टर का ना सबसे इंपॉर्टेंट है डॉपलर इफेक्ट। कभी मैं इस पर अकेले एक सेशन ले लूँगा, आप इसको इजीली कर सकते हो। अगेन यहाँ पे आप देखो, यहाँ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया, तो एफ एफरेंट कितना हो जाएगा। अभी मैं क्या लिख रहा था, एफ नॉट मैं लिख रहा था वी माइनस वी एस ये करके, तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये लगा दो, आंसर आ जाएगा। आपको वी एस दिया है यहाँ पे, ये वी एस था ना, मैं अभी तक फॉर्मूला क्या लिख रहा था, वी माइनस वी नॉट। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पे है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो एफ अपेरेंट कितना हो जाएगा, एफ नॉट वी ओवर वी माइनस ई एस वी एस। रख दो वैल्यू, ख़त्म कहानी। अगर वैल्यू रख दोगे, अगर आप करते हो सीरियसली, तो आंसर 400 हट जाएगा। अगेन देखो डॉपलर इफेक्ट, ये आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक जैसे ही क्वेश्चन हैं डॉपलर इफेक्ट के, ईजिली आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर अगर मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 55। अगेन वही लगाना है, फॉर्मूला वही लगाना है, प्लस माइनस का साइन कन्वेंशन आपको देखना है। अगला जो रिलेशन है, करें कि डिस्प्लेसमेंट दिया है। देखो ये हर बार आया है, इसमें आप एम्पलीट्यूड निकालना है, इस वेव का एम्पलीट्यूड निकालना है। ये आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है। ठीक है, अभी भी मैंने आपको बताया था ना, अगर ध्यान आपको है, मैंने ऑसिलेशन में बताया था। इन्होंने एक वेव दिया है y1 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, और दूसरी जो वेव दी है वो दी है 5 साइन ओमेगा टी प्लस √3 कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर आप एम्पलीट्यूड निकालोगे ना, बड़ी अच्छी टास्क है इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड निकालना। पहले वाले में तो 10 है, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट का निकालना है, तो पहले ना इसको एक वेव बना लो जो दूसरी वाली है। तो देखो मैंने इसको एक वेव बनाना सिखाया था आपको। तो जब भी आपको ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी मिलेगा, तो रिजल्टेंट वेव हो जाएगी √a² प्लस b² साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, और जो 5 है उसकी वैल्यू होगी tan इनवर्स b/a। ये इसकी ट्रिक है। अगर आप कहें तो सर कैसे आया, तो आप चाहें तो √2 का इंटू करें, √2 या 2। अब यहाँ पर 2 है ना, तो एक ऐसी वैल्यू बनानी पड़ेगी जो दोनों में आ जाए, फिर उसके बाद साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ पर ये तो 5 है। अब यहाँ देखो ना, यहाँ इसका आगे 1 है, इसके आगे √3 है, तो यहाँ 1 रखोगे, 1 √3 का 3 4, ये 2 हो गया साइन ओमेगा टी। और अगर आप देखो b/a, तो √3/1 कितना हो जाएगा, π/3। अब आप देखिए 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 साइन। अब ये दो एक वेव बन गई, एक वेव ऊपर वाली बन गई अच्छे से, एक वेव नीचे बन गई। तो दोनों का क्या है, 10 10 है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 10 + 10 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया और कुछ भी नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, एक सॉलिड रॉड है, उसमें यंग मॉडुलस दिया है, डेंसिटी। तो अगर आपको कभी भी वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडल वेव निकालनी है, तो इलास्टिक मॉड्यूलस ओवर डेंसिटी। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो, 3.2 10⁻11, और ये हो जाएगा 8 × 10⁻3। तो 8 4 जा, और ये 3 हो गया 8, तो आ जाएगा 2 × 10⁻3 √10। तो इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करेंगे √10, तो ये लगभग ये वाला आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्टील वायर। तो स्टील वायर मास पर यूनिट लेंथ दिया है आपको, मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ दिया है, टेंशन दिया है, स्पीड पूछ रहा है। तो ट्रांसवर्स वेव, जैसे लॉन्गिट्यूडल वेव का क्या होता है, मैं इसको बहुत जल्दी आपको फॉर्मूला रिवीजन कराऊंगा। लॉन्गिट्यूडल वेव का होता है इलास्टिक मॉड्यूलस ओवर आपका डेंसिटी। और जो ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स का होता है टेंशन ओवर मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने हैं। ये आपको 70 दिया है, और ये मास पर यूनिट लेंथ दिया है 7 × 10⁻³ 7 से कट जाएगा 10 बार, 3 ऊपर आएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 100। आगे चलते हैं भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अगेन डॉपलर इफेक्ट आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है इसको आप खुद करेंगे। ये होमवर्क है, डॉपलर इफेक्ट मैंने आपको खुद दे दिए है, आंसर कमेंट करना है इसका। ठीक है, अच्छा, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो मैंने बहुत तेज़ी से करवाया क्वेश्चन, क्योंकि ना ऑसिलेशन वेव के जो क्वेश्चन आते हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये चैप्टर बच्चों लास्ट है। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर होने की वजह से इसको बच्चे कम ध्यान देते हैं। ठीक है,
जैसे एक चैप्टर फ्लूइड है आपका, अगर आप, मैं कहता हूँ अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ ना तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑसिलेशन वेव चैप्टर को आप नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ईएम वेव से या तो क्वेश्चन आएगा या इस वेव से क्वेश्चन आएगा, और आपके एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अगर दोनों से आ गए तो आपकी फिर वाहवाही है। तो आपको करना क्या है, आपको दोनों करने हैं बहुत अच्छे से, ये वेव करना है, ऑसिलेशन करना है, आप बहुत बढ़िया करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आए हैं तो इसमें लिखा है लगे रहो बच्चों, एक दिन आपको प्राउड फील होगा ज़रूर। अभी आप रात को इतने क्वेश्चन कर रहे हो, रात रात भर उठ रहे हो, तो आपको अच्छा फील होगा एक दिन, ऐसा मेरा आपसे विशेष है। मोटिवेशन ये सब कुछ अंदर से आता है बच्चों। अपने घर की कंडीशन देखो, आप कैसे सेक्रीफाइस करके बैठे हैं। आपके दोस्त लोग कॉलेज चले गए होंगे जिन्होंने ड्रॉप लिया है, ठीक है, अपना ड्रॉप लेने का फैसले को आप सही दिखाओ। जिस दिन आप निकाल लोगे एग्ज़ाम, उस दिन आपको अच्छी फीलिंग आएगी। और हम मिलेंगे ज़रूर, कभी ना कभी हम मिलेंगे। आप रिज़ल्ट लेके आओ अच्छे से, ठीक है, पॉजिटिव रहो। कोई भी मेरी हेल्प है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं बहुत जल्दी जब आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको कोई डाउट है, जैसे मेरे को ऐसा लगा कि डॉपलर इफ़ेक्ट मुझे बताना है, मैं फॉर्मूला रिवीजन हर चैप्टर की करवा दूंगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्लास 12 में चले जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैट में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।